हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी को स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ के जितने सारा फार्मूला है टॉपिक वाइज सभी फार्मूला को देखेंगे। जो भी स्टूडेंट 2023 में 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं वे सभी इस वीडियो को ज़रूर देखेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 20 से 25 नंबर आज के लेक्चर से फिक्स है। क्योंकि अभी के पैटर्न क्या हो रहा है, 100 ऑब्जेक्टिव चल रहा है यानी 2019 से 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है मैथ में, जिसमें से 50 को आपको जवाब देना रहता है। तो 100 को ऑब्जेक्टिव है तो इसमें क्वेश्चन रहता है जो सूत्र रहता है, सूत्र पर यानी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो अगर आपको फार्मूला याद होगा अच्छा से तो अच्छे से स्कोर कर पाइएगा। क्योंकि अगर आपको फार्मूला याद होगा अच्छे से तो 100 में 50 क्वेश्चन की आंसर आसानी पूर्वक से आप दे सकते हैं, 50 से 50 सही आराम से ला सकते हैं। तो इसीलिए अगर आज के लेक्चर अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको 20 से 25 नंबर फिक्स है। इसके अलावा 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इस फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं। तो चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं आगे। आपके स्क्रीन पर देख रहा होगा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कि हम कुछ बेसिक पहले टर्म जान लेते हैं। बेसिक क्या है तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं तो हम बच्चे से जानते हैं, या हम 5 या 6 क्लास से पढ़ रहे आ रहे हैं, गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट इन्फिनिटी तक। दूसरा है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं तो वैसा संख्या जो 2 से डिविजिबल हो यानी विभाज्य हो उसे ही सम संख्या कहा जाता है। तीसरा क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या वैसा संख्या जो 2 से विभाज्य हो लेकिन शेष बचे उसे ही विषम संख्या कहते हैं। हम बच्चे से क्या पढ़े हैं? सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरी विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूरी विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। लेकिन यह डिफिनीशन अभी के लिए हम गलत कह सकते हैं। क्यों गलत कह सकते हैं? क्योंकि अगर आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं वैसा संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो उसे सम संख्या कहते हैं, और जो पूरा विभाज्य ना हो उसे विषम संख्या है कहते हैं। तो जानते होइएगा क्या हम अगर विषम संख्या की बात करेंगे तो 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या है, 9 विषम संख्या। अगर ऐसे में 2 से भाग देंगे तो क्या पूरा से पूरा विभाज्य ना होगा? होगा। कैसे होगा? तो अगर 1 में 2 से भाग दीजिए तो भाग देके देखो 1.5 होगा। 3 में 2 से भाग दीजिए 0.5 होगा। अगर 3 में हम 2 से भाग देंगे तो 1.5 होगा। 5 में 2 से भाग देंगे 2.5 होगा। यानी पूरा से पूरा कट रहा है। तो क्या इसको भी सम संख्या कह सकते हैं? तो अब के डिफिनेशन आप, क्योंकि आप 10th में आ गए हैं, तो अभी के डिफिनेशन में क्या कह सकते हैं विषम संख्या के लिए या सम संख्या के लिए? वैसा संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल न बचे उसे सम संख्या कहेंगे, और वैसा संख्या जिसे 2 से भाग देने पर शेषफल बचे उसे ही विषम संख्या कहते हैं। अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर नंबर। तो वैसा संख्या जो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच में जितने सारा नंबर आता है वो सभी नंबर को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट इन्फिनिटिव तक। तो अब माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव के बीच में जितने सारा नंबर है सब क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, यानी हम कह सकते हैं वैसा संख्या जो 0 से स्टार्ट हो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। या हम एक और भाषा में कह सकते हैं प्राकृत संख्या से पहले शून्य लगा देने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है, ये भी हम कह सकते हैं। अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तब वैसा संख्या जो 2 या 2 से अधिक से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या क्या है? 4 है,
6 है, 8 है। तो ये 2 या 2 से अधिक से डिविजिबल है, यानी 2 या 2 से अधिक से विभाज्य है, क्योंकि 4 1 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 3 गो नंबर से विभाज्य है, 6 भी है, 1 से है, 2 से है, 3 से है, 6 से, 4 गो नंबर से विभाज्य है। तो हम इस सभी को क्या कर सकते हैं, भाज्य संख्या, यानी वैसा संख्या जो 2 या 2 से अधिक से विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जो एक तथा स्वयं से कटे। क्या कटे, एक तथा स्वयं से। जैसे में 2 हो गया आपको, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। 2 सिर्फ 1 और 2 से कटेगा। 3 है तो यह कटेगा सिर्फ 1 और 3 से कटेगा। 5 है तो 1 और 5 से कटेगा। यानी वैसा संख्या को लेना है जो एक और अपने आप के साथ कटे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब कभी कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ देता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। या ऐसा भी कह सकता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तभी भी 2, क्योंकि 2 सम संख्या भी अभाज्य संख्या भी है। तो हम कह सकते हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। अब अगला क्या है, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो 5, 7, 2, 7 ये सभी सअभाज्य संख्या। यानी सअभाज्य संख्या यानी 2 गो अभाज्य संख्या को जोड़ा एक साथ लेने पर क्या हो जाए, सअभाज्य संख्या। यानी उसके बीच का अंतर भी करने पर ना, जैसे में 5 और 7, तो 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है, 2। तो ये अंतर करने पर भी अभाज्य संख्या होना चाहिए, अंतर करने पर भी अभाज्य संख्या होना चाहिए। या एक नहीं कटना चाहिए, एक या अपने आप से कटना चाहिए, उसे क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या। अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे अभाज्य परिमेय संख्या कहते हैं। यानी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो क्या है, √4, 7/5, 2/3, 3 ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वैसा संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में आपको हो गया √5, √7, √11, √13। और एक बात और कहना चाहेंगे हम, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। यानी परिमेय संख्या की अगर हम काटे के बात करें, दशमलव की बात करेंगे, तो दशमलव के बाद वह कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा, यानी कहीं ना कहीं पूरा से पूरा नंबर कट जाएगा। लेकिन अपरिमेय संख्या में कहीं पर नहीं कटेगा, दशमलव के बाद लगातार चलते रहेगा, कहीं पर नहीं कटेगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है। ठीक, और एक बात और कह सकते हैं, पाई के बारे में चर्चा करेंगे। तो पाई को ही क्या कहा जाता है, 22/7। लेकिन एक्चुअली में पाई का मान 22/7 नहीं है, यह लगभग मान लिया गया है, लगभग मान लेकर हम बनाते हैं, क्योंकि पाई को हम अपरिमेय संख्या मानते हैं, 22/7 को परिमेय संख्या मानते हैं। अगर पाई के हम मान निकालते हैं तो वह एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। क्या देता है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता, यानी डॉट दशमलव के बाद कहीं पर कटवे नहीं करता है। ठीक, लेकिन हम 22/7 को काटेंगे तो दशमलव के बाद कट जाता है कहीं पर जाके, तो इसीलिए 22/7 क्या हो गया, परिमेय संख्या, पाई हो गया अपरिमेय संख्या। तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या, 22/7 क्या है, तो 22/7 परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, √4, √11, 7/4, 1, 6 ये सभी क्या है, परिमेय संख्या, सॉरी वास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या √-6, √-5, √, यानी वैसा संख्या जो रूट के अंदर माइनस लगे, रूट के अंदर माइनस में आ जाए, उसे है अवास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या नहीं, उसके हल हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम मैथ बनाते हैं तो अगर रूट में मान आता है माइनस में तो हम क्या कह देते हैं, यानी रूट के अंदर माइनस में कुछ भी नंबर आता है तो क्या कहते हैं, उसका हल नहीं होगा। लेकिन इसका हल होता है, जब आगे पढ़िएगा 11th में 12th में, तो इसका हल होता है, दूसरी विधि से होता है। लेकिन हम 10th तक हमको यही पढ़ना है कि इसका हल नहीं होता है, अपरिभाषित हो जाता है, लेकिन इसका हल होता है। तो जो अगर रूट के अंदर माइनस आ जाए क्या होता है, अवास्तविक संख्या होता है, इसका हल नहीं किया जा सकता है।
अब देखो, अगला हम इसी का डिफिनेशन दिया है परिमेय संख्या का। वैसा वह संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। p और q पूर्णांक संख्या, q बराबर 0 ना हो। ठीक, अगला देखो अपरिमेय संख्या, देख लीजिए ये सब HCF और LCM। देखो, अगर HCF और LCM पर हम आपको सवाल पूछें ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, कभी कभी क्या होगा, LCM के मान दे देगा, HCF का मान दे देगा और पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछेगा। क्या पूछेगा? दूसरी संख्या। कभी कभी क्या होता है, इसका मान दे देगा, इसका मान दे देगा, इसका मान पूछेगा। कभी कभी यानी 4 वो है ना, 4 में से 3 वो के मान दे देगा और ये वो के मान पूछेगा। ठीक, तो अगर ये फार्मूला याद रखेगा, ये दोनों पहला दोनों ही फार्मूला, तो आपको सभी आसानी पूर्वक समझ आए। लसव LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे में मस यानी HCF, और दूसरा फार्मूला लसा गुने मस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसी दो फार्मूला से यानी यही दो फार्मूला से क्या निकला है, ये सभी फार्मूला निकला है, ये तीनों फार्मूला निकला है इसी फार्मूला से। तो ये दोनों फार्मूला याद रखो, सिर्फ अपने आप याद हो जाएगा। अब देखो भाग एल्गोरिदम से यानी युग्लिक विभाजन परिमेय से दो धनात्मक पूर्णांक, क्या दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए हो, ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r विद्यमान रहे तो a बराबर क्या होता है, bq प्लस r। जहाँ पर 0 से बड़ा होगा r के मान या बराबर होगा और b से छोटा होगा r के मान। ठीक, ये याद रखना है क्योंकि ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ही दे देता है। ये 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है r का मान, लेकिन b से छोटा होता है। अब a बराबर bq प्लस r, यह किस पर काम करता है, तो आप पढ़े होइएगा भाज्य बराबर क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इसी पर काम करता है। जहाँ पर a किसको डिनोट करता है, a भाज्य को डिनोट करता है, b होता है जो भाज्य को डिनोट करता है, q होता है जो भागफल को डिनोट करता है, r होता है जो शेषफल को डिनोट करता है। ठीक, तो इसी सूत्र बनता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इस पर बनता है। अब चलो दूसरा टॉपिक बहुपद। बहुपद का मतलब क्या होता है, वैसा समीकरण या वैसा रैखिक बहुपद जिसमें बहुत पद हो, यानी एक पद नहीं बहुत पद हो, जिसमें a है b है यानी एक से अधिक पद हो। अब देखो बहुपद की बात करेंगे तो एक से अधिक सारा पद हो या रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में जिसमें एक चर हो, यानी x एक चर है, जैसे में px बराबर में ax प्लस b, यानी इसे एक चर वाले रैखिक समीकरण भी कह सकते हैं। तो अगर आपको देगा ax प्लस b, ठीक, या तुमको देगा आपको ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, तो आपको ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपको px बराबर दे देगा या आपको समीकरण दे देगा। अब कहेगा इसका मूल बिंदु कहा गया, इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, या अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, या तो पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, अब बटे में अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो आने यही दो फार्मूला से अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा इंटू बीटा, यही दो फार्मूला से सभी फार्मूला बनता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, जहाँ पर माइनस बी क्या होता है, तो माइनस बी एक्स का गुणांक होता है। किसका होता है, एक्स का गुणांक, यानी एक्स के बगल में क्या रहता है वह। ए क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक, जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहता है वह। ठीक, अगर अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो यह होता है सी बाई ए, यानी कांस्टेंट बटे में एक्स का गुणांक। आप कहिएगा सर अगर एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, अगर मान के चलो तुमको कह देगा एक्स प्लस में 5 बराबर 0 है, आपको कहा जाए अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए या अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए, तो
एक्स स्क्वायर का गुणांक है इसमें नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 मान लो और लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 5 बराबर 0। तो आज एक्स स्क्वायर गुणांक कितना हो गया 0 हो गया, वाई और एक्स का गुणांक 1 हो गया, कांस्टेंट हो गया सी बराबर 5। आप निकाल लो। तो अगर तुमको एक चरवारेखीय समीकरण देंगे तो उसको द्विघात बहुपद यानी दो चरवारेखीय समीकरण बनाकर दो चरवारेखीय यानी पावर 2 घात में द्विघात समीकरण में बनाकर तब उसका अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा निकालिएगा। वही भी यहाँ बताया है। अल्फा बीटा क्या है उसका शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा शून्यक है, तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी यह सूत्र होता है। अगर मान के चलो ई क्या है, ई एक द्विघात बहुपद है, इसलिए यानी फर्स्ट इंटू लास्ट भी टूटने वाला नहीं है। तो अगर इसका एक्स का मान निकालना है तो सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटे में 2a, जहाँ पर यानी डी बराबर होता है रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस में 4ac। यह इसी को कहते हैं विवेचक। क्या कहते हैं विवेचक। आप कहेगा विवेचक क्या है डी, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है विवेचक बराबर क्या होता है, यानी विवेचक को डी कहते हैं, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस में 4ac रूट। ठीक, अभी बताएं शून्य का योगफल क्या होता है माइनस बी बाई ए। अभी बताएं शून्य गुणनफल क्या होता है सी बाई ए। अभी भी बताएं। ठीक, आप देखो अगर द्विघात बहुपद है उसका शून्यक दिया है, क्या है शून्यक दिया है, तो समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। तो पहला शून्यक माइनस में एक्स इंटू में दूसरा शून्यक माइनस में एक्स और दोनों के गुना कर दो, वह समीकरण अपने आप आ जाएगा। अगर मान के चलो पावर 3 वाला हो तो क्या होगा, तो पावर 3 वाला होगा तो 3 मान होगा, क्योंकि आप जानते होइएगा या नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। अगर द्विघात यानी एक्स के पावर में अधिकतम पावर जितना होगा ना उतना ही मान एक्स का होगा। एक्स का मान 2 होगा तो यानी इसको हल करने पर 2 मान आएगा। अगर एक्स का मान 3 होगा तो 3 को मान आएगा। अगर एक्स का मान 4 होगा तो 4 को मान आएगा, यानी जय को पावर होगा जय को मान आएगा। तो एक्स के पावर 3 है तो इसका शून्य का होगा 3 को होगा। तो हम मान लेते शून्य के एगो अल्फा है, एगो बीटा है, एगो क्या है गामा है। तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए तो होता है क्या माइनस बी बटे ए। माइनस बी क्या होता है तो यही बताया एक्स स्क्वायर गुणांक, यानी एक्स द्विघात बहुपद में किसका गुणांक होता था बी एक्स का गुणांक होता है, लेकिन त्रिघात बहुपद में बी होता है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ए होता है जो एक्स का गुणांक होता है, सी होता है जो एक्स का गुणांक होता है और डी होता है जो कांस्टेंट होता है। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए होता है। अब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अब दो के लिखिए अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फा बराबर होता है सी बटे ए। सी किसका गुणांक है एक्स का गुणांक है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है अचर पद यानी डी बटे ए। क्या होता है डी बटे ए। तो अगर अल्फा बीटा गामा है तो क्या होता है डी बटे ए। अगर मान के चलो जिस प्रकार हम पहले बताएं अगर त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद नहीं दिया है, अगर 3 को कहता है उसमें है तो कैसे निकालेंगे, तो आराम से 0 इंटू x2 मान लीजिएगा। ठीक, अगला देखिए रैखिक समीकरण को लोग चाहिए एक सरल क्यों होता है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट है। यानी यह इसलिए दिया है, यह देखो यहाँ पर समझा देते हैं। यानी रैखिक समीकरण को हम कितने विधि से हल कर सकते वह दिया है। यानी रैखिक समीकरण को लेखा चित्र एक सरल रेखा पर होती है। यानी रैखिक समीकरण को हम एक ग्राफ पर दर्शा सकते हैं। ठीक, वही कहता है x बराबर सी एक अचर का आरेख y अक्ष के समांतर एक सरल होता है। यानी कह रहा है अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा x बराबर 3 का ग्राफ क्या होगा, x बराबर -3 का ग्राफ क्या होगा, y बराबर 5 का ग्राफ क्या होगा, y बराबर -2 का ग्राफ क्या होगा। तो अगर x का मान देगा तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, अगर x y का मान देगा तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। कैसे, तो देखो बता देते हैं। अगर मान के चलो x बराबर -3 दे दिया, -3, तो क्या करेंगे ग्राफ पारेंगे। मान लेते इधर 1 2 3, इधर -1 -2 -3,
आप देखो -3 किधर गिनेंगे, इधर नहीं गिनेंगे। +3 प्लस किधर गिनेंगे, इधर x के। अगर y के रहता था प्लस इधर माइनस इधर, तो 3 है यहाँ पर दिया हुआ माइनस में, तो 3 इधर गिनेंगे तो 1 2 3, और यहाँ पर तो ये सीधा लाइन किसके समांतर है, y एक्सिस के समांतर, ये y एक्सिस के समांतर ना, ये इसको समांतर है, y एक्सिस के समांतर। तो क्या कह सकते हैं, अगर x के मान देगा तो y एक्सिस के समांतर आएगा। अगर y के मान देगा, अगर मान लीजिए y बराबर 3 रहता है प्लस में, तो 3 यहाँ मान के चलो होता, तो ये ऐसे लाइन जाता, तो ये किसके पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर x का मान देगा तो y एक्सिस के पैरेलल, y के मान देगा तो एक्सिस के पैरेलल, ध्यान रखना। तो अगर आपको दे सकता है ऑब्जेक्टिव में x बराबर c है, तो यह रेखा चित्र पर किसके समांतर आएगा, तो ऑप्शन ए में रहेगा तो आपको x अक्ष के, बी में रहेगा y अक्ष के, सी में रहेगा ओरिजिन से पास करेगा, यानी मूल बिंदु से पास करेगा, डी में रहेगा नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, x बराबर दिया है तो y एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया। अब रैखिक समीकरण को हम 5 विधि से हल कर सकते हैं। एगो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, ग्राफिकल आरेख और तुलनात्मक विधि। तो आपको बोर्ड एग्जाम में वज्र गुणनखंड विधि और प्रतिस्थापन विधि और तुलनात्मक, ये तीनों ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, ये तीनों यानी वज्र गुणनखंड विधि, प्रतिस्थापन, यह दोनों देख लेना अच्छा से, ये दोनों हमेशा पूछता है। ठीक है, या तो आपको सभी से मान निकालना आना चाहिए, सर पढ़ाया होगा, क्योंकि हमको पास उतना समय नहीं है, आप एग्ज़ाम नज़दीक चला है तो इतना हम डिटेल से बता नहीं सकते, लेकिन हम बता दिए हैं प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, ये दोनों देख लेना, क्योंकि इस दोनों से हमेशा पूछा जाता है। 2 मार्क्स में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हम देखो, कह रहा है चर x में समीकरण ax² bx प्लस में c बराबर 0 है, तो एक द्विघात समीकरण कहते हैं। a b c अचर राशि होता है। हम क्या बताए थे, द्विघात समीकरण के लिए पावर कितना होना चाहिए, 2। त्रिघात समीकरण के लिए पावर 3, यानी चतुर्थांश के लिए यानी 4 को पावर रहेगा, तो क्या कहें 4 घात वाला, 5 को पावर 5 घात वाला, 6 वाला 6 घाट वाला, इस तरीक़ा से। तो द्विघात समीकरण है तो पावर 2। तो द्विघात समीकरण में क्या कांस्टेंट होगा, 1 गो 2 गो c गो 3 गो, यानी एगो होगा x² के गुणांक होगा, वह एगो अचर होगा, एगो होगा जो x का गुणांक होगा, एगो कांस्टेंट तो होबे करता है। आप देखो, आप मूलों की प्राकृतिक मतलब होता है क्या, मूलों का प्राकृतिक, यानी वह कैसा मान देता है, मान कैसा देता है, वास्तविक देता है कि अवास्तविक देता है। तो अगर हमको कोई समीकरण दिया है, क्या दिया है, कोई समीकरण दिया है, तो उसका हमको मूलों की प्राकृतिक निकालने के लिए हमको पहले क्या निकालना, विवेचक d बराबर b² माइनस में 4ac। अगर ये निगेटिव आया, क्या आया, अगर ये निगेटिव आएगा तो इसका अवास्तविक हल होगा, क्या होगा, अवास्तविक हल होगा। ठीक, अगर ये निगेटिव आया तो अवास्तविक हल होगा। अगर मान के चलो 0 से 12 आया, तो यह मूल वास्तविक होगा, वास्तविक और असमान होगा। असमान कहने वास्तविक, इसका मूल होगा, इसका मान निकाल सकते हैं। अगर मान के चलो 0 से छोटा आया तो बताइए दिए हैं, अवास्तविक होगा। अगर 0 से 12 आया इसका मान, तो क्या होगा, यह मूल वास्तविक और समान होगा, यह इसका मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लो बता देते हैं 3x² है, माइनस में 2x है, प्लस में 4 है, तो सही मान लेते हैं हम। इसका कहता है मूलों की प्राकृतिक क्या है, तो हम क्या निकालेंगे, विवेचक d बराबर क्या होता है, b² माइनस में 4ac। b के जगह पे क्या है 2, तो -2 का स्क्वायर 4, माइनस में 4 इंटू में a के जगह पर क्या है 3 इंटू c के जगह पर 4 है, तो 4 माइनस में 4 चौका 16, 16 क्या ही 48 माइनस 44, यानी माइनस में माना है, किसमें है, माइनस में। तो क्या माइनस में है तो 0 से छोटा है कि बड़ा, 0 से छोटा है, तो यह वास्तविक नहीं होगा, यह अवास्तविक मान होगा। क्या होगा, अवास्तविक होगा। अगर मान के चलो यहाँ प्लस में आता है, ये मान प्लस में आता है, तो क्या कहते हैं, वास्तविक मान होगा। अब समझ गए हो, इसको रिवीजन कर लिया अच्छा से। अब देखो, इसमें 1-2 फार्मूला होता है जो इम्पोर्टेंट है और इसका काम आता है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सब याद कर लेना। ये फार्मूला से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 को 6 के है से याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद ए याद कर लीजिएगा, ए प्लस बी का होल क्यू ए माइनस बी का होल क्यू, इतने याद कर लीजिएगा। इसमें एक और बात कहना चाहेंगे हम, अगर मान लो 2 गो मूल दिया है आपको, अब उससे कहता है समीकरण निकालने के लिए। तो अगर आपको 2 गो मूल दिया है, मान के चलो एक अल्फा बराबर दिया है 3, बीटा बराबर दिया है -2, 2 गो मूल दिया है। और 2 गो मूल दिया है, इसका मतलब क्या है, द्विघात समीकरण होगा। तो 2 गो मूल दिया है तो इसका समीकरण निकालने के लिए इस फार्मूला के स्क्वायर यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अगर मूल दिया है तब, अब मूल निकालना है तो किस प्रकार निकालेंगे वो हम बताइए दिया है। ठीक, अगर त्रिघात समीकरण रहेगा तो उसका नहीं दिया है, त्रिघात समीकरण रहेगा तो इसी तरह से होता है, इसी तरह से एक्स क्यूब इंटू में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी गलत हो गया, क्या होगा एक्स क्यूब माइनस में एक्स स्क्वायर इंटू में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस में एक्स इंटू में अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, फिर प्लस में क्या होता है कांस्टेंट यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक, इस तरह से होता है। ये फार्मूला याद कर लेगा, बता चुके हैं। अब देखो घातांक के संबंधित फार्मूला, ये भी फार्मूला अगर मान के चलो 1 के पावर m हो 1 के पावर n हो, अगर तुम्हारा बेस समान हो, क्या होता है बेस समान हो, अगर आपको गुणा में है तो पावर क्या हो जाता है, पावर जुट जाता है यानी m प्लस n हो जाएगा। जैसे मान लो 3 के पावर 4 सॉरी गुन्ने 3 के पावर 8, तो बेस इसका सेम है तो पावर जुट जाएगा, 3 के पावर 8 4 12 हो जाएगा। तो अगर आपको बेस सेम है, फार्मूला पावर अलग अलग है तो पावर जुट जाता है, कब, जब गुणा में रहता है तब। अगर भाग में रहेगा 1 के पावर m अब बट्टे में 1 के पावर n तो पावर घट जाता है 1 के पावर m माइनस n। एक और बात ध्यान रखना, अगर p के पावर m हो और पूरा के पावर n हो तो ये पावर से पावर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। क्या होता है, गुणा होता है, p के पावर m इंटू n। एक और बात ध्यान रखना, अगर किसी के पावर क्या चाहिए, अगर कोई भी नंबर के पावर, कोई भी नंबर अपना मन से ले लो, उसका पावर अगर 0 होगा तो उसका मान 1 होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, याद रखना। ठीक, जितना मन उतना VVI लगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी संख्या के पावर 0 हो उसका मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक, अब चलो अगला टॉपिक क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या है, समांतर श्रेणी, इसका नाम है समांतर श्रेणी। अब नाम से ही क्लियर होता है, समांतर श्रेणी यानी समान सीढ़ी से चलता हुआ जा रहा है। क्या होता है, समान सीढ़ी से चलता हुआ जा रहा है। जैसे में आप छत पर चढ़ते हुए तो खाली बाई खाली चलते हुएगा, उसी पर से नाम है समांतर श्रेणी यानी समान सीढ़ी के अनुसार ऊपर मुँह बढ़ रहा है। ठीक, उसी का नाम है समांतर श्रेणी। मान लिया आपको ये पद दिया है, तो समांतर श्रेणी में क्या क्या जरूरत होता है, एगो पहला पद जो शुरू में रहता है उसको कहते हैं क्या, पहला पद, उसे ए से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं, ए से। अब यहाँ पर एक होता है डी का मतलब होता है डिफरेंस यानी अंतर। दूसरा पद माइनस पहला पद, क्या होता है, दूसरा पद माइनस में पहला पद, यह किसके बराबर होता है, डी के बराबर। यानी सभी टर्म को बीच का अंतर निकालेगा तो सभी का डी का मान सेम होगा, तो इसका मतलब वह समांतर श्रेणी में है। तो इसमें दो को क्या याद रखना है, क्या, एगो ए निकालना है, ए बराबर पहला पद, डी निकालना है दोनों के बीच के डिस्टेंस यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, यही दोनों से पूरा चलता है। बस हो गया, इतने हैं। अब इसके बाद देखो, अगर मान लो प्रथम डी जोड़ने पर एपी, मान के चलो ए पद दिया है तो ये हम कैसे जानेंगे एपी में है, तो इसको सभी टर्म के बीच का डिस्टेंस निकालिएगा ना, तो डिस्टेंस और डिफरेंस निकालिएगा तो समान आना चाहिए। समान आएगा तो क्या होगा, यह
समांतर श्रेणी में, तो पहला पद क्या है, ए है, दूसरा पद ए प्लस डी है, दूसरा पद ए प्लस 2d है। तो इसके बीच का अंतर निकालेंगे तो इसको में से इसको माइनस करेंगे तो ए से ए कट जाएगा, तो क्या होगा, डी हो जाएगा। इसको में से इसको माइनस करें तो ए से ए कट जाएगा, 2d, यहाँ पर 2d है, 2d में से एगो डी गया है तो डी, यानी सभी के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम आना चाहिए। तो यह किस में आएगा, एपी में आएगा। अब एनवा पद, अगर मान के चलो ए बराबर तुमको दिया है, ठीक, ए बराबर मान के चलो कुछ दिया है तुमको, डी बराबर कुछ दिया है और एन बराबर कुछ दिया है, तो कहेगा एनवा पद क्या होगा, एनवा पद क्या होगा, तो ये फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला, ए फार्मूला, एन बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, ठीक। आप देखो एन पदों का योग पूछेगा तो n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूला का यूज होगा, ठीक। अब चलो, अब नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति उसी को कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में किसका जरूरत होता है, आप तो जानते होइएगा, किसका जरूरत होता है, क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश, तो यह क्वाड्रेंट हो गया, क्या हो गया, क्वाड्रेंट। यह पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, यानी पहला चतुर्थांश जो कहते हैं, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। पहला क्वाड्रेंट में प्लस कमा प्लस होता है, यानी एक्स के मान भी प्लस और वाई के मान भी प्लस। दूसरा क्वाड्रेंट में प्लस माइनस कमा प्लस होता है, यानी एक्स के मान माइनस, वाई के मान प्लस। तीसरा क्वाड्रेंट में माइनस का माइनस होता है, यानी एक्स के मान भी माइनस, वाई के मान भी माइनस। चौथा क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस कमा माइनस, यानी एक्स के मान प्लस, वाई के मान माइनस। इस तरीक़ा से ये याद कर लेना, क्वाड्रेंट का चतुर्थांश याद कर लेना। ये पूछता है, यानी कैसे पूछेगा, देखो दे देगा तो तुमको 2, -3 किस क्वाड्रेंट में है, तो पहला एक्स के मान प्लस, वाई के मान माइनस में, किस क्वाड्रेंट में, एक्स के मान प्लस, वाई के मान माइनस, यानी 4 क्वाड्रेंट में, यानी यह 4 क्वाड्रेंट में आएगा। समझा, तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपको पूछ देता है, ठीक। वही यहाँ पर है, प्रथम पद प्लस प्लस, द्वितीय पद माइनस प्लस, तृतीय पद माइनस माइनस पद, चतुर्थ पद प्लस माइनस। आप देखो यहाँ पर एक्स अब ये भी उसी प्रकार का क्वाड्रेंट है, सब उसी प्रकार से है। आप देखो एक बात और ध्यान देना, अगर आपको मान के चलो कोई, मतलब ये क्वाड्रेंट है, अब कहेगा कोई पॉइंट है जो एक एक्सिस पर, क्या है, एक एक्सिस पर, या तो इस तरफ हो सकता है या तो इस तरफ हो जाता है। तो अगर एक एक्सिस पर कोई क्वाड्रेंट बैठा, कोई पॉइंट बैठा है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ध्यान रखना, अगर एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट है तो वाई के मान क्या लेना, 0 लेना, ठीक, ध्यान रखना। अगर वाई के क्वाड्रेंट वाई अक्ष पर कोई लाइन, कोई पॉइंट बैठा है तो एक्स का मान क्या होगा, 0 होगा। ये सब ध्यान रखा, ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, ठीक। आप देखो अगर 2 को बिंदु देगा तो 2 को बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर मूल बिंदु से कहेगा तो √x² प्लस y² होता है। ये विभाजन सूत्र मतलब सेक्शन फार्मूला इंग्लिश में कहते हैं। यानी अगर आंतरिक विभाजन करेगा, मतलब ये P है, ये Q है, यानी इस पर एक A पॉइंट मान लो m/n में विभाजित करता है, m/n में विभाजित करता है। तो अगर कहेगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मान ले तो x1 y1 है, इसका है x2 y2 है, तो क्या करेगा, x1 से इसमें गुना करना, ठीक, अब x2 से इसमें गुना करना, तो x1 n इंटू x1 प्लस में x2 इंटू m, आप प्लस में नीचे दोनों के जोड़ करना। तो वही फार्मूला लिखाए हैं। क्या फार्मूला है, फार्मूला यह है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बटे में m प्लस n, m y2 प्लस में n y1 बटे m प्लस n। कब होता है, जब आंतरिक विभाजन करता है तब, आंतरिक डिवीजन करता है तब, अंदर से काटता है तब। और ये लाइन है, इसको बाहर से काटेगा, ये P है, ये Q है, यानी बाहर से काटेगा तो ये बीच में माइनस लगा देना, यहाँ माइनस और नीचा माइनस, यहाँ माइनस नीचा माइनस, यही फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो आंतरिक पूछेगा तो प्लस, बाहर पूछेगा तो माइनस, ठीक। अगर मान के चलो 2 बिंदु दे दिया, एक P दे दिया, एक Q दे दिया,
अब दोनों बिंदु के मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य पर, ये दोनों को समान दूरी पर करता है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के जोड़ के दूसरे भाग कर देना, वाई कोऑर्डिनेट दोनों के जोड़ के दूसरे भाग कर देना। यानी कौन फार्मूला, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे में 2, इस फार्मूला का। आप देखो, अब कभी कभी क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला को प्रूव करने के लिए पूछ देता है, तो हम यहाँ पर दे दिए, आप देख लीजिएगा, हम PDF टेलीग्राम पे डाल दीजिए। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स क्लासेस, यानी स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स क्लासेस सर्च मारिएगा तो टेलीग्राम पर आ जाए आपको, उस पर हम PDF डाल चुके हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए कभी कभी क्या करता है, पूछ देता है, देख लीजिएगा। ये त्रिभुज गुरुत्व केंद्र, यानी मतलब त्रिभुज दिया है, त्रिभुज के ये निर्देशांक दिया है, ये निर्देशांक दिया है, ये निर्देशांक, तो बीच का सेंटर पूछ रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग करेंगे, फिर तीनों के वाई कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग करेंगे, वही सेंट्रोइड निकल जाता है बीच का। तो इसका भी पूर्व हम बता चुके हैं, इसमें है, देख लेना। अब देखो एक एग्जाम्पल ले लिया, आप देखो ये 2,3 है, यानी मान लो ये रेखा है, यहाँ पर 2,3 है, ये है से 5,7 है, यानी एक पॉइंट P मान लो जो डिवीजन करता है, यानी विभाजित करता है, दो रेशियो किस में, 3 में अंतर विभाजन करता है। तो अंतर विभाजन करता है तो कौन फॉर्मूला आएगा, तो n इंटू x1 प्लस में m इंटू में x2 बटे में m प्लस n, फिर n इंटू y1 प्लस में m इंटू y2 पर बटे में m प्लस n। आंतरिक, अब बाहर विभाजन कह रहा है तो बीच में माइनस लगा देना, हो गया, इसी फार्मूला बनाना। देखो यार, ठीक, आप देखो ये सेंट्रॉइड अभी बता चुके हैं। आप देखो अंतः केंद्र का मतलब होगा ये त्रिभुज है, ठीक, त्रिभुज के अंतः केंद्र क्या होगा, अंतः केंद्र मतलब होता है यह तीनों साइड को मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा के तीनों पॉइंट पर जो कट करता है उसी को अंतः केंद्र कहा जाता है। तो ये अंतः केंद्र का फॉर्मूला कौन सा है, तो अंतर केंद्र से ax1 प्लस bx2 प्लस cx2 x3 abc, फिर ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटे में a प्लस c फार्मूला होता है, जहाँ abc क्या होता है, इसका साइड होता है, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है, x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, ये x3 y3 होता है, ठीक, ये भी होता है। ठीक, आप मान के चलो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, तो त्रिभुज के शीर्ष है, तीनों शीर्ष दे देगा, कहेगा क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ये डेटा इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि यह आपको 11th में पढ़ना है, जब ISC यानी 10th के बाद जब इंटर में साइंस लीजिएगा तो ये पढ़ना है, तो ये डिटर्मिनेंट से इस पर ध्यान नहीं देना है, इसी फार्मूला बैठाना, कौन फार्मूला पर, इस फार्मूला पर बैठाना, इस फार्मूला पर, यानी 1/2 यहाँ मॉड भी होगा, अगर, क्योंकि हम जानते हैं अगर डिस्टेंस आएगा तो क्या होगा, कोई भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं आता है, तो इसीलिए यहाँ पर मॉड लगा देना, क्या लगाना, मॉड लगा देना, क्योंकि इसके अंदर हल करिएगा तो अगर निगेटिव आएगा तो मॉड के बाहर आएगा तो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वही प्रूफ क्या है, यानी क्षेत्रफल के निकालने के लिए पूछ जाता है 5 नंबर में, तो देख लीजिएगा आप ट्रिगोमेट्री आ गया, क्या आ गया, ट्रिगोमेट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिगोमेट्री में क्या होता है, देखो ट्रिगोमेट्री में अगर आपको प्रूव करने के लिए कोई चीज़ देगा तो नहीं समझ में आता है तो सभी को साइन कॉस में बदल दो, किस में बदल देना, साइन और कॉस में बदलना, तब फार्मूला लगाना। ठीक, अब देखो पहले फार्मूला देख लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण,
cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cos थीटा बराबर आधार बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। इसको याद करने के लिए हम ट्रिक बनाए हैं लाल काका LAL काका KKA काका, या तो लाल काका या तो हम कह सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित सॉरी गलत हो गया, हाँ ये ना सॉरी क्या है ये, लाल काका या तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या है ट्रिक, लाल काका या तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या तो इस ट्रिक का यूज करेंगे या तो इस ट्रिक करेंगे। देखो अब इसको यूज करने के लिए तुमको ये त्रिकोणमितीय फलन याद रहना चाहिए, यानी त्रिकोणमितीय फलन आपको याद रहना चाहिए, साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक लाइने से। तो साइन का यूज करेंगे तो लंब बट्टे कर्ण, एल का मतलब क्या होगा, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, और के का मतलब कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। ठीक, और फिर अगर टैन के बाद कॉट रहता है तो फिर इधर से चलेंगे उल्टा। ठीक, अहू में इस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस इंग्लिश में, बेस बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय बेस, फिर इसमें भी उसी से, यानी दोनों में ट्रिक एक ही लगता है। तो अगर नहीं याद रहेगा तो पंडित बद्री प्रसाद यानी पंडित बद्री प्रसाद PBP हर हर बोले HHB, या तो लाल काका LAL KKA, एल का मतलब लंब, ए के मतलब आधार, के का मतलब कर, इसमें पी के मतलब परपेंडिकुलर, बी के मतलब बेस, पी के मतलब परपेंडिकुलर, एच के मतलब हाइपोटेनस, यानी पी से हो गया परपेंडिकुलर यानी लंब हो गया, बेस मतलब आधार यानी बेस, बी का मतलब बेस आधार, एच से मतलब हाइपोटेनस कर्ण हो गया। ठीक है, याद करो। अब देखो ये फार्मूला आता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका मान कितना होता है 1 के बराबर होता है। अगर यही मैं साइन थीटा को निकालिएगा तो इसको नीचा ले जाएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा ऊपर ले आएंगे इसको नीचा ले आएंगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। ठीक, तो फार्मूला देख लीजिए, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर कोस थीटा बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कोस थीटा बराबर फार्मूला 1 बाई सेक थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा, फिर टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1 बाई कोट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे साइन थीटा। आपको यह तीनों फार्मूला याद रखना अच्छा से, एक ई देखो, एक ई वाला, 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 एक यानी ए फार्मूला ये तीनों याद रखना है। कहाँ सॉरी, देखो आप सभी को ये तीनों फार्मूला अच्छे से याद रखना है। एक हो गया ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला और ये दोनों फार्मूला, ये चारों फार्मूला अच्छे से याद रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये टेबल देखो, ये तो हर हाल में याद रहना ही है क्योंकि इससे 2-3 को ऑब्जेक्टिव जरूर आए करता है। तो याद करने के लिए क्या करेंगे, देखो साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/2, 60 का मान √2, 90 का मान 1। हम कहेंगे एक सिर्फ साइन के यूज याद कर लो, सभी को याद करवा देंगे क्योंकि साइन के याद हो गया तो साइन को इधर से चलेंगे तो कॉस को इधर से चलेंगे। अब टैन थीटा बराबर सूत्र जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टैन थीटा का मान निकालने के लिए साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दे देंगे। कॉट थीटा का मान निकालने के लिए हम जानते हैं कॉट किसके उल्टा होता है, टैन के, तो इसको उल्टा कर देंगे यानी इसको जो होगा उसे भाग दे देंगे यानी 1/0, 1/√3 तो इस तरह से भाग कर देंगे।
ठीक। कोसेक थीटा किसके बराबर उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। कोसेक थीटा बराबर किसका होता है, साइन का उल्टा है। तो सिर्फ एगो साइन के याद करो, उसके बाद कॉस की इधर से याद करना, यानी साइन की इधर से जाना था, कॉस की उधर से, यानी साइन 30 का मान किसके बराबर, कॉस 60 के बराबर। साइन 90 का मान कॉस 0 के बराबर। इस तरीके से उल्टा। टेन के मान निकालने के लिए साइन में कॉस से भाग दे देना, कॉट को मान निकालना कॉस में साइन से भाग भी दे सकता है। सेक के मान निकालने में 1/साइन कर देना, 1/कॉस कॉस कर देना। कोसेक थीटा का मान निकालना 1/साइन कर देना। इस तरीके से याद कर लेना। ठीक। आप देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। अब इसी तरह से यानी देखो ये चेंज फॉर्मूला है। साइन किस में चेंज होता है, साइन होता है कॉस में चेंज, कॉस होता है साइन देखो साइन होता है कॉस में चेंज, साइन कॉस में तो कॉस साइन में चेंज। टेन होता है कॉट में चेंज, टेन किस में होता है, कॉट में, तो कॉट होता है टेन में चेंज। सेक होता है कोसेक में चेंज, कोसेक किस में होता है, सेक में। यानी साइन कॉस में तो कॉस साइन में, टेन कॉट में तो कॉट टेन में, सेक कोसेक में तो कोसेक सेक में। ठीक। अब देखो अब आपका वृत्त का क्षेत्रफल आ गया, सॉरी क्षेत्रमिति में आ गया। तो क्षेत्रमिति में आपको फार्मूला याद रखना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर आप पाई आर स्क्वायर कब, जब इसका आर बराबर दिया, आर मतलब रेडियस त्रिज्या दिया हो, क्या दिया हो, त्रिज्या दिया हो, तो ये फार्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। अगर आपको डी से मतलब व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, तो डायमीटर अगर दिया हो, व्यास दिया हो, तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर त्रिज्या दिया हो तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो वृत्त के त्रिज्या बराबर क्या सूत्र होगा, √100 क्षेत्रफल बटे में पाई। ठीक। वृत्त का वलय क्या होगा, वलय पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, यानी 2 गो वृत्त होगा नीचे ऊपर। तो एगो की त्रिज्या छोटका आर होगा, एगो की त्रिज्या बड़का आर होगा। तब क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, परिमिति या परिधि पाई आर इंटू में 2r। अगर वृत्त की परिधि क्या हुआ है, वृत्त की परिधि क्या होता है सीधा 2 पाई आर। ठीक। अगर अर्धवृत्त की तो पाई आर प्लस में 2r, या तो इसे 2 से भाग कर पाई आर भी लिख सकते हैं। ठीक। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई बटे 360 थीटा बटे 360 गुने में 2 पाई आर। वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई थीटा बटे 360 और माइनस में 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ठीक। फार्मूला ये बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र परिक्षेत्र 2 पाई आर एच। यानी सही फार्मूला अच्छे से याद रख रहे हैं, क्योंकि फार्मूले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है डायरेक्ट। ठीक। अगला क्या है, अगला देखो बेलन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र परिक्षेत्रफल पाई आर आर। शंकु का संपूर्ण परिक्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। गोले का वक्र परिक्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन गोलीय सेल, यानी इस तरह से गेंद 2 गेंद रहेगा, तो इसके अंदर की त्रिज्या आर हो जाएगा, इसके पूरा त्रिज्या बड़का आर हो जाएगा। तो इसको कहेंगे गोलीय या खोखले गोले कह सकते हैं। तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, a/4b √100 में 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। घन का आयतन भुजा गुने भुजा ने भुजा क्यों होता है। एक बात और इसमें ध्यान देना, शंकु इस तरह से होता है, क्या होता है, इस तरीका से होता है। इसको कहते हैं ऊंचाई h, इसको कहते हैं त्रिज्या r, इसको कहते l। तो l बराबर होता है √अंडर में h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। अगर h और r दिया हो तो l निकाल सकते हैं। l बराबर क्या होता है, √अंडर h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। अगर यही में तुमको h निकालना हो, l दिया हो, तो h बराबर क्या होगा, √अंडर में l स्क्वायर माइनस में r स्क्वायर। ठीक। अगर आपको r निकालना है तो √अंडर में l स्क्वायर माइनस में h स्क्वायर फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक।
अब देखो घन का परिमाप क्या हो गया, घन का परिमाप 4 इंटू भुजा स्क्वायर, आयतन क्या हो गया 2 इंटू लंबाई, आयत का आयतन आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, विकर्ण रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, परिमाप वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, विकर्ण रूट 2 इंटू भुजा कह सकते हैं, क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई। ये फार्मूला सब याद रख लिया अच्छे से। आप देखो परिसर किस में आ गया, अब इसमें, अब इसके बाद देखो संख्यांकिक है, संख्यांकिक में परिसर बराबर क्या होता है, आंकड़ों का महत्तम मान माइनस न्यूनतम मान, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा घटा देंगे तो क्या होगा परिसर निकल जाएगा। बराबरता क्या होगा, जो आंकड़ा में सबसे अधिक बेरा है वह बराबरता कहलाएगा। हमको वर्ग चिन्ह निकालने के लिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे। ठीक, अगर आपको माध्यिका निकालने का, अगर आपको दे दिया आपको दे दिया 2 3 5 7 6 कुछ दे दिया। अब इसका कहता है माध्य निकालने के लिए, तो माध्य कहेगा तो सभी का जोड़ करना, और कै गो टर्म है 1 2 3 4 5 गो, तो 5 से भाग कर देना, वही आपको माध्य निकल गया। अगर माध्यिका कहेगा निकालने के लिए तब माध्यिका के ध्यान दो, अगर माध्यिका कहेगा निकालने के लिए तो माध्यिका अवर्गीकृत आंकड़ों को आरोही और अवरोही क्रम में सजाने, यानी पहले बढ़ते या घटते क्रम में पहले सजा देना, सजाने के बाद उसमें गिनना कै गो टर्म है। अगर विषम संख्या होगा तो विषम संख्या होगा तो क्या हो करेंगे n/2 प्लस 1वां चरमान। अगर सम संख्या होगा तो क्या करेंगे n/2 और n/2 प्लस 1वां पद। ठीक, n/2 प्लस 1वां पद। जैसे मान के चलो आपको दिया है 2 3 8 7 6 1 ये दिया। अब इसका क्या कहता है निकालने के लिए, माध्यिका कहता है निकालने के लिए। तो इसमें पहले अवरोही या आरोही क्रम में सजा दो, यानी आरोही या अवरोही क्रम बढ़ते या घटते क्रम में सजा दो। तो हम बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं इसको लिख देते हैं। तो 1 आएगा, ये 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है। कै गो टर्म है 3 गो, 3 6 गो टर्म है। तो सम संख्या है, तो सम संख्या के लिए क्या है, तो सम संख्या के लिए n/2 है, फिर n/2 प्लस 1वां पद। तो 6 गो है तो 6 में 2 से भाग करेंगे 3, तो तीसरा पद और 1 बढ़ा के चौथा पद। तो तीसरा पद कौन है ई है, चौथा पद कौन है ई है, और ये दोनों के 2 से जोड़ो और 2 से भाग कर दो। तो 6 3 9 9/2 यानी 4.5 इसका क्या हो गया माध्यिका निकल गया। ठीक, अगर सम संख्या हो तब, अगर मान के चलो विषम संख्या होगा तो विषम को नंबर होगा तो जैसे में 2 3 4 ये हो गया 6 7 ये दिया मान के चलो। ठीक, अब इसको बढ़ते क्रम घटते क्रम में कोई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हैते हैं। अब क्या गो टर्म है 2 3 5 5 गो टर्म है, तो 5 गो टर्म है तो क्या करना विषम संख्या रहेगा तो 1 जोड़ना तब 2 से भाग करना। तो 5 1 6, तो 6/2 यानी तीसरा हो तो तीसरा पद 1 2 तीसरा पद 4 यानी इसका माध्यिका 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब केंद्रीय भी अगर बहुलक दिया हो तो 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य होता है या समांतर माध्य। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। इस समांतर माध्य को हम सीधा माध्य भी कह सकते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक, इसी फार्मूला से ये निकला है माध्यिका बराबर माध्यिका बराबर बहुलक प्लस माध्य, ये 2 गुने माध्यिका बटे में 3, ये भी उसी प्रकार से निकला है माध्य। समांतर माध्य को माध्य भी कह सकते हैं। ठीक, ये माध्यिका फार्मूला है I प्लस में n/2 माइनस में CF बटे में F गुने H, जहाँ I क्या है मध्य वर्ग की निम्न सीमा है, n प्रक्षेपण की संख्या है, CF क्या है मध्य वर्ग की ठीक पहले वाली संचय बराबरता है, F क्या है माध्य वर्ग की बराबरता है, H क्या है वर्ग माप है, बहुलक का भी सूत्र है। ठीक, ये सब उसी का सूत्र है। माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या भी बताए हैं। फिर ये भी उसी प्रकार है, ये भी उसी सब वही है। अब माध्यिका का सूत्र भी बताएं। अगर विषम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे n/2 से भाग करेंगे, क्या करेंगे विषम संख्या रहेगा तो उतना में उससे भाग करेंगे, 1 जोड़ेंगे, ओवें पद हो जाएगा। ठीक,
अगर क्या करेंगे, अगर माध्यिका का सम संख्या रहेगा तो सम संख्या रहेगा तो n/2 करेंगे, फिर एक जोड़ के भाग करेंगे और दोनों पद को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे। ठीक, बहुलक बराबर अभी बताए हैं 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, ये वाला फॉर्मूला 10 का। परीक्षा में दो, परीक्षा में याद रखना PE प्लस में PE डैश का मान कितना था 1 के बराबर। यानी परीक्षा में परीक्षा घटने ही घटना और न घटने ही घटना दोनों का जोड़ का कितना होता है 1 के बराबर होता है। ठीक, आप कह सकते हैं परीक्षा का मान होता है वह 0 से बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा, यानी 0 से 1 के बीच में ही परीक्षा का मान निकलता है। ठीक है, ये भी याद रखना फार्मूला। P बराबर PE प्लस PE डैश बराबर 1 अभी बताएं। परीक्षा का सूत्र होता है PE बराबर में NE बटे NS यानी इवेंट, यानी जो दिया है घटना उसमें कितना घटना घटा है और टोटल घटना उससे भाग देने के क्या हो जाएगा, परीक्षा का मान निकल देता है। ठीक, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगर इस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिएगा तो आपको 20 से 25 नंबर बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको इसका PDF की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं या सर्च कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स क्लास